नमस्कार थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी लाइफ में अच्छे होंगे। आज फिर से मैं मनमोहन आपके सामने आई थिंक क्लास के ऊपर करंट अफेयर्स लेके आया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर जो पट्टी चल रही इस पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है हमारा, आप इस पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ले चलता हूं आपको आज की पहली न्यूज़ के ऊपर, जो कि वर्ल्ड फूड इंडिया चल रहा है 2025 भारत मंडपम के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। वैसे मैंने जनरली आपको एक दो दिन पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन एक दो जो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल हैं, मैं उनके ऊपर आज प्रकाश डालूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली के अंदर चल रहा है। 25 से 28 सितंबर तक ये चला हुआ है। ठीक है, कल इसका समापन हो जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है इसको गवर्न कर रही है। और ये एक तरीके से फोर्थ एडिशन है वर्ल्ड फूड इंडिया का। ठीक है, की हाइलाइट्स क्या हैं वो देखने वाली बात है कि ये दरअसल किस लिए इसको मतलब रखा गया है। एक तो जो इन्वेस्टर हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, एक फार्मर्स भी, ताकि मतलब हर जो स्टेक होल्डर है फूड से जुड़ा हुआ, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे एक्सपोर्टर है, चाहे कंज्यूमर है, उन और चाहे सरकार है, उन दोनों तीनों चारों एंटिटीज़ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया गया जहाँ से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी नए नए चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी आइडियाज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये इसका मेन एम था। और फोकस जो था इसका, बिल्डिंग सस्टेनेबल, इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव फूड सिस्टम। इंक्लूसिव मैंने आपको बता दिया कि हर स्टेक होल्डर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और इनोवेटिव और सस्टेनेबल कैसे, कि जो अपना एनवायरनमेंट है या फिर आगे की जो नीड हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ फूड को कैसे लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स थे 1700 के आसपास जो एग्जिबिटर्स थे, और 500 इंटरनेशनल बायर्स इसके अंदर शामिल हुए, और लगभग जो 100 कंट्रीज से थे। अगर इसमें देखा जाए कि पार्टनर कंट्रीज कौन कौन सी थी, न्यूजीलैंड और सऊदी अरेबिया। अगर आपसे पूछ ले कि फूड वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में पार्टनर कंट्रीज कौन कौन सी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूजीलैंड और सऊदी अरेबिया। इसके बाद अगर हम देखें तो फोकस कंट्रीज कौन कौन सी थी, रसिया और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, और जापान एंड वियतनाम। चार कंट्रीज जो हैं आपकी वो फोकस कंट्रीज थी। इसके बाद इंडिया की तरफ से 21 स्टेट और यूटी ने पार्टिसिपेट किया है, और 10 सेंट्रल मिनिस्ट्री उसके अंदर शामिल थी। इसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको पहले ही बता दिए कि सबको एक जगह पे, प्लेटफॉर्म पे लेके आना, इनोवेटिव आइडियाज़ को शेयर करना एक दूसरे के साथ। और सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि हम जो एक ये आइडिया लेके चल रहे हैं कि जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल हो जाएगी, इसमें भी ये चीज़ें हेल्प करेंगी। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी से लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ से लेके हो इंडिया का, उनको अचीव करने में ये चीज़ें काम आएंगी। ये वहाँ का मेन लोगो वर्ल्ड फूड इंडिया का। और किसके साथ कोलैबोरेट किया इन्होंने, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2025। इसमें सी फूड्स वगैरह ये भी आप देख रहे हैं, प्रॉन्स वगैरह। ठीक है, प्लीज़ जो वेजिटेरियंस है वो ऑफेंड ना हो। अगली न्यूज़ देखते हैं। चाइना ने बड़ा स्मार्ट मूव यहाँ पे लॉन्च किया है कि चाइना ने के वीज़ा लॉन्च किया। अक्टूबर 1 से ये लॉन्च करने जा रहे हैं के वीज़ा। ठीक है, ये दरअसल अभी जो न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि ट्रंप साहब ने H1B वीज़ा के ऊपर जो फीस हाइक जो कर दी है, एक तरीके से $1 लाख के आसपास। ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने के वीज़ा उसका एक अल्टरनेटिव टाइप में दे दिया है लोगों को। वो भी ये के वीज़ा भी H1B वीज़ा की तरह ही, जो जितने भी टेक्नोलॉजिकल पर्सन हैं, जितने भी
इनोवेटिव फील्ड्स के अंदर जो लोग हैं वो उनको अट्रैक्ट करेगा थ्रू आउट ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि के वीज़ा 1 अक्टूबर 2025 को लॉन्च करेगा। और अट्रैक्टिंग ग्लोबल स्टेम, स्टेम की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी जी कि स्टेम मतलब वो लोग जो साइंस से, टेक्नोलॉजी से, इंजीनियरिंग से, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको वही बैचलर डिग्री रिक्वायर होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर, जिस फील्ड के अंदर आप जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें H1B वीज़ा की तरह ऐसा नहीं है कि आपको एक इनविटेशन चाहिए कि किसी फर्म से तब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट एनी, डज नॉट रिक्वायर एन इनविटेशन लेटर और लोकल स्पॉन्सर, कोई वहाँ का स्पॉन्सर नहीं चाहिए, कोई इनविटेशन नहीं चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और क्या क्या ये वीज़ा क्या क्या एक्टिविटी परमिट करता है कि एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, कल्चरल पार्टिसिपेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस वेंचर्स, इन फील्ड के अंदर आप काम कर सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि ज़्यादा लॉन्गर वैलिडिटी है, मल्टीपल एंट्री है और एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे है। आप एक टाइम आपका मतलब वीज़ा का ओवर हो गया तो आपको एक्सटेंशन मिलने में थोड़ा सा आसानी रहती है यहाँ। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने बता दिया कि यूएस के की जो न्यूज़ थी उसके बाद ये मूव इन्होंने लिया है, स्मार्ट मूव है एक तरीके से, और एक तरीके से अल्टरनेटिव रूट जो है ग्लोबल टैलेंट के लिए साबित होगा। ठीक है, ये यहाँ पे भट्ठा बिठाओ तो गए हो, कदे बिठा दियो चे यूएसए का। चलो नेक्स्ट हम देखें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स कोची के अंदर जो है उसने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर ये जो है गवर्न होती है ये बॉडी, मैं आपको बता दूं। द नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स जो है कोची के अंदर है, वो इंडियन एग्रीकल्चरल जो काउंसिल है उसके अंडर गवर्न होती है। उसने नोट आइडेंटिफाई किया है कि इस चीज़ को, एक नई स्पीसीज को, जिसकी फोटो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। ये फोटो है लाइक ए स्नेक, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, ये स्पीसीज है फिनलेस स्नेक ईल की। ये एक ईल है जिसका नाम है एप्टेरिस्टस कन्याकुमारी। ठीक है, क्योंकि ये कन्याकुमारी के अंदर मिली है तो पीछे कन्याकुमारी लगा दिया। अब इसके नाम के अंदर भी रिच है, तो ये एक तरीके से जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है कन्याकुमारी की, उसकी रिचनेस को भी दिखाता है कि अलग अलग कितनी डाइवर्सिटी की, कितना डाइवर्स वहाँ का मेराइन इकोसिस्टम है। ठीक है, ये किसके अंदर नोट की गई है, ये ईल जो है जर्नल जूटाक्सा। ये मैंने रिसेंटली आपको एक और स्पीसीज बताई थी 2-3 दिन पहले शायद, आई थिंक, उसमें भी इस जर्नल का नाम था। बड़ा एमिनेंट जर्नल है। ठीक है, और एक तरीके से जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है, ये जो अभी इसका एडवेंट इस चीज़ को दिखाता है कि कन्याकुमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी बायोडाइवर्सिटी का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, मेरीन, स्पेशली मेरीन जो बायोडाइवर्सिटी है। नेक्स्ट वन, वैसे मैंने आपको जो फिल्म, नेशनल फिल्म अवार्ड्स का एक अवार्ड मैंने आपको जनरली बताया भी था कि हमारे जो मोहनलाल हैं उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। 2023 वाला जो अवार्ड शो चल रहा था भैया, 71वां अवार्ड शो था। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा एग्ज़ाम्स जो है 21 वाले एग्ज़ाम 25 में लिए जाते हैं, लाइक वाइज अवार्ड शो भी 23 वाला 25 में हो रहा है भाई। ठीक है, ये विज्ञान भवन में चल रहा था। मोहनलाल को मैंने आपको पहले ही बता दिया दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। 2-4 और कैटेगरी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसका ध्यान रखें आप। जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला, 12th फेल, जो कि यूपीएससी के ऊपर था। ठीक है, और डायरेक्टर इसके विधु विनोद चोपड़ा थे। बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल था, ए जैक फ्रूट मिस्ट्री।
बेस्ट एक्टर जो कि टाई रहा शाहरुख खान के बीच में और विक्रम मैसी जो 12th फेल के थे, और शाहरुख खान जवान के लिए ये वाला लुक। ठीक है। जो बेस्ट एक्ट्रेस थी वो रानी मुखर्जी को जो अवार्ड मिला है मिसिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस में स्पोर्टिंग रोल के लिए उर्वशी जी को अवार्ड मिला है और जानकी बोदीवाला को अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर के अंदर स्पोर्टिंग रोल के अंदर जो अवार्ड मिला है वो विजय रंगवन पुकलम फिल्म के लिए और मुथुपतई सोमू भास्कर को पार्किंग के लिए। ठीक है, ये अवार्ड्स हैं, ये मेन कैटेगरीज हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऐसी स्टैटिक जीके काइंड ऑफ जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके बैंकिंग वगैरह सेक्टर, रेलवे वगैरह के अंदर आपके पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 26 सितंबर को हम एक तरीके से वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे के रूप में मनाते हैं, और दूसरा वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे भी इसी दिन यानी 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है भाई। वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे की जो अब की बार की थीम थी वो क्या थी? क्लीन एयर हेल्दी पीपल, क्लीन एयर हेल्दी पीपल। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे की? इसने इस्टेब्लिश किया था इसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने इस्टेब्लिश किया है वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे को, और 26 सितंबर 2011 को हर साल ये मनाया जाता है भाई। तबीयत थोड़ी ढीली आज, कोई बात नहीं। अगला ये पंछी देखने को मिला है भाई, नए नए पंछी देखने को मिलते हैं। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड है ये एक तरीके से, मतलब आर्कटिक जो जोन है अर्थ का, अंटार्कटिका से अपोजिट जो आर्कटिक जोन है वहाँ से माइग्रेट करके ये साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाता है। तो हमारे यहाँ एक तरीके से विश्राम के रूप में रुका है, इसको एक बीच में स्टॉप ओवर साइट मिली है। कौन सी है वो साइट? वो साइट है नंजरायन बर्ड सेंचुरी तिरुपुर के अंदर, जो कि तमिलनाडु के अंदर है भाई। ठीक है, आपको दो तीन चीजें याद हो जानी चाहिए इस चीज से कि तमिलनाडु के अंदर है ये साइट नंजरायन बर्ड सेंचुरी, और जो ये नई स्पीसीज देखने को मिली है माइग्रेटिव बर्ड की उसका नाम है रेड नेक्ड फेलरोप, और उसका जो साइंटिफिक नेम बोल दिया जाता है फेलरोपस लोबेटस। ठीक है, ये ऐसा पंछी है कुछ, ये गर्दन देखिए इसकी, कुछ ऐसा जो पेट है इसका, ये पानी पे तैरने के लिए इसके काम आता है। ठीक है, अब इससे पहले जो है और कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ देखने को मिली है इसी सेंचुरी के अंदर? यूरेशियन रिनेक 2023 के अंदर देखने को मिला था, और पाइड ओशेट जो है 2024 के अंदर देखने को मिला था। ये जो स्पीसीज है इस जो सेंचुरी की वो 192वीं बर्ड स्पीसीज देखने को मिली है, 192 जो है नंबर है इसका। ये किसने ऑब्जर्व की है? ये वहाँ एक जो ऑब्जर्वर होते हैं जो वाइल्ड लाइफ के अंदर काम करते होते हैं उनको देखने को मिली है, उसका नाम भी यहाँ दिया हुआ है, शायद आपको बता दूं मैं, नाम थोड़ा साउथ इंडियन टाइप था तो मुझे, हाँ, जो फॉरेस्ट वॉचर है मणिकंदन, मणिकंदन साहब ने इनको ऑब्जर्व किया है। ठीक है, और ये एक तरीके से इस बर्ड के लिए मैंने बता दिया स्टॉप ओवर साइट है, कौन सी? नंजरायन बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है इसमें बताने के लिए? ये दरअसल फीड करते हैं प्लैंक्टोनिक इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर। ठीक है, जो जू प्लैंक्टन क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, ये चीज़ें मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक तरीके से, अभी के लिए मान के चलो छोटे छोटे जो मरीन
प्लैंकटॉन्स है, छोटे ऑर्गेनिजम्स है, उनके ऊपर फीड करती है भाई ये। ठीक है, अगला आ जाता है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। मैं रिसेंटली मैंने आपको एक और बोर्ड बताया था पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लॉन्च हुआ है, उसका नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बिहार के अंदर मैंने न्यूज़ के अंदर आपको बताया था कौन सा बोर्ड अभी लॉन्च हुआ है, और वो चीज़ जो है मैंने न्यू भी बताया था कि बर्थ कम है, लेडीज़ वगैरह खावा उस चीज़ ने। ठीक है, और कैल्शियम ज़्यादा होता है उस चीज़ के अंदर। तो आप बताएंगे कौन सा बोर्ड था वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो अभी कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि जिस भी फील्ड का, मान लो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर 2 4 5 चीज़ें बिल्ड करनी होती हैं। एक तो जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है। ठीक है, जो दूसरा जो रूल रेगुलेशंस उस चीज़ को दुरुस्त बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं वो बिल्डअप करनी होती हैं। तीसरा जो मैन पावर है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए वो चीज़ें बिल्टअप की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या किया है कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि कर्नाटक के अंदर है, ठीक है, कर्नाटक के अंदर है, उसने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है और एक अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है, रजिस्टर ऑन इट्स मोबाइल एप्लीकेशन फॉर कंप्लायंस विद ईयू डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। ठीक है, दरअसल क्या है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज है वहाँ पे मोस्टली हमारी कॉफ़ी जो एक्सपोर्ट होती है, और वहाँ एक ऐसी बॉडी है EUDR, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। वे क्या कहते हैं कि हम ऐसी चीज़ों से एक्सपोर्ट नहीं लेते, ऐसी जगह से कॉफ़ी नहीं लेते जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन वगैरह करके जो है इस चीज़ का प्रोडक्शन होता हो। ठीक है, और फर्दर मैं आपको EUDR के बारे में बताऊं तो ये एक तरीके से 2023 जून 2023 में ये सिनेरियो के अंदर आई थी। ठीक है, और इसका मेन एम क्या है कि टू एंश्योर दैट सर्टेन प्रोडक्ट्स सोल्ड विद इन और एक्सपोर्टेड टू द EU डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम लैंड डिफॉरेस्टेटेड। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये कि या तो यूरोपियन यूनियन के कंट्री के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर उसके अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होके आ रही है वो जो कॉफ़ी है ऐसे एरिया से ना हो जहाँ पे इसका प्रोडक्शन लैंड डिग्रेडेशन के द्वारा किया गया हो। ठीक है, इसका मेनली पर्पज क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन जो डिफॉरेस्टेशन जो है उसको एक साइड करना है, उसको मिटिगेट करना है। ठीक है, ताकि जो टोटल कार्बन एमिशन है उसमें भी हेल्प हो। ठीक है, और एनवायरनमेंट भी हेल्दी बना रहे। तो ऐसे में EUDR जैसी एंटिटी अगर यूरोपियन यूनियन के अंदर और वहीं हम कॉफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 70% यहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ एक्सपोर्ट करने में, उनके जो कॉम्प्लायंसेस रूल रेगुलेशंस के साथ कॉम्प्लायंस बिठाने में ज़्यादा दिक्कत आती थी। ठीक है, तो कॉफ़ी बोर्ड ने क्या इनिशिएटिव लिया है कि अब एक एप्लीकेशन बनाई है कि उसी के ऊपर आप जो यहाँ का एक्सपोर्टर है वो वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, ताकि जो वहाँ एक्सपोर्ट है वो इजी तरीके से हो। अब बात करें कॉफ़ी बोर्ड के बारे में तो ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर द कॉफ़ी एक्ट 1942 के अंदर। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटका के अंदर भाई। ठीक है, प्रमोशन ऑफ कॉफ़ी इसका मेन मैंडेट और फंक्शन है भाई, कॉफ़ी का बेस्ट जो कॉफ़ी है उसका प्रोडक्शन हो। सेकंड जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट का मतलब भाई अच्छे जो सीड्स हैं, कॉफ़ी सीड्स हैं, उनका इजाद हो और कैसे इसकी प्रोडक्शन को दुरुस्त किया जाए। ठीक है, लाइक सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है कर्नाटका के अंदर ही, उसको ग्रांट्स वगैरह देना और उसको जो इनोवेटिव आइडियाज़ है उनको सपोर्ट करना इसका मेन काम है। ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट जो है, जैसे अभी भी इनका जो इनिशिएटिव है वो मार्केट ओरिएंटेड ज़्यादा है कि ताकि जो यूरोपियन यूनियन की जो मार्केट है उसको इजीली एक्सेस कर सकें,
जो रेगुलेशंस हैं वहाँ के, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी, क्वालिटी चेक का काम है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन का काम है। ठीक है। जीआई टैग प्रमोशन, जैसे मॉनसून मालाबार कॉफी को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग का मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट एक तरीके का ऐसा सर्टिफिकेट है, मान लो आपके गांव, शहर या स्टेट के अंदर कोई चीज पैदा हो रही है, ठीक है, तो उसको, उस सर्टिफिकेट से एक पुख्ता उसके ऊपर स्टाम्प लग जाती है कि ये चीज जो है वहाँ की ओरिजिनेटेड है, और कल्चरली और हिस्टोरिकली वहाँ की चीज ज्यादा ओरिजिनल है। ठीक है। अगर वो सर्टिफिकेट जो है जीआई टैग का मिल जाता है उस चीज को, पर्टिकुलर स्टेट का, तो एक तरीके से उसकी ओरिजिनलिटी के ऊपर स्टैंप लग जाती है। मैं एग्जांपल के रूप से मान लो कि जो करके आप पे कह दिया कर हांसी के पेड़े, ठीक है, तो अगर मान लो कल को पेड़े लगे और हांसी के पेड़े वहां पे हों और उनको जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिला हो, तो उससे एक विश्वास पैदा हो जाता है कि हाँ ठीक है, हिस्टोरिकली और कल्चरली जो है आसी के पेड़े जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड हैं। ठीक है। तो ये जीआई टैग का मेन मोटिव है। इसमें कॉफ़ी में 4-5 वैरायटी ऐसी जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। जीआई टैग को कौन जो है सुपरवाइज करता है? DPIIT। ठीक है। जो ये जो प्रोड्यूसर और जो ट्रेड वगैरह, इंटरनल ट्रेड वगैरह का डेवलपमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, प्रोडक्शन और इंटरनल ट्रेड के लिए जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो इसको गवर्न करता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को। ठीक है। और मैंने EUDR के बारे में आपको बता ही दिया, ये कॉफ़ी बोर्ड का लोगो है। आप चाहें तो इसको, जैसे वो आप कौन सी कॉफ़ी पीते हैं वो जाके, ये टाटा वालों ने चला रखी स्टारबक्स, यस, तो आप कुछ बक्स दिए बगैर ही इसको अपने कॉफ़ी मग पे छपवा सकते हैं। ठीक है। हाँ, छपवाने के लिए तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट कॉफ़ी बोर्ड वालों को नहीं देने पड़ेंगे जैसे आप स्टारबक्स को देते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट न्यूज़। अब हम इस न्यूज़ के अंदर जनरली, ये थोड़ी सी इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर न्यूज़ है, तो हम इस पे इंडिया का स्टैंड डिस्कस करेंगे फ़लस्तीन के ऊपर। फ़लस्तीन को जो स्टेटहुड फ़लस्तीन मांग रहा है, तो यूएन के लगभग 150 जो यूएन के मेंबर हैं, उन्होंने फ़लस्तीन को एक तरीके से स्टेट यानी कंट्री के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। अब जो इंडिया का इसके चीज के ऊपर जो स्टांस है, वो थोड़ा सा अब आज के दिन हिस्टोरिकली देखे तो उससे अलग हो गया है। हिस्टोरिकली 1988 के अंदर हम इस चीज को मानते थे, क्योंकि तब हमारे अंदर ये फीलिंग्स चल रही थी कि जैसे एक टाइम पे ब्रिटिशर्स ने हमें दबाया, कुचला, हमारे अधिकारों को कुचला, हम पे राज किया, तो हम नहीं चाहते किसी और देश के साथ भी वैसा हो। ठीक है। तो हम फ़लस्तीन को एक तरीके से विक्टिम के रूप में देखते थे, और हम चाहते थे कि वो भी इन सारी बेड़ियों से आज़ाद हो। ठीक है। और इंडिया रिकॉग्नाइज द फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1974। ठीक है। इट फॉर्मली रिकॉग्नाइज फ़लस्तीन स्टेटहुड इन 1988। ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन थी लिबरेशन की फ़लस्तीन के, उसको 1974 के अंदर ही हमने रिकॉग्नाइज कर लिया था। ठीक है। और 88 के अंदर हमारा ये भी मानना था कि भाई चलो स्टेटहुड मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन अब का जो स्टांस है, वो दरअसल ज़्यादातर तो हम अपना मुंह बंद ही रखते हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले तो हम इधर उधर देखने लग जाते हैं। ठीक है। या फिर हम बोलते हैं कि टू नेशन थ्योरी ठीक है भाई, दोनों रहो, आराम से रहो, इजराइल भी रहे, फ़लस्तीन भी रहे, खुशी खुशी रहे। ठीक है। हम बिल्कुल एक्सट्रीम जाके फ़लस्तीन का साथ नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंटली
कुछ सालों से हमारे इजराइल के साथ अच्छे संबंध हो चुके हैं, ठीक है, तो हम उनको भी खोना नहीं चाहते, हम डिप्लोमेटिक होके चल रहे हैं। तो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि जो इंडिया की जो फॉरेन रिलेशंस की जो रीढ़ की हड्डी है जिसको बोला जाता है, वो थोड़ी डगमगा गई है, कि वो पर्सनलाइज्ड ज़्यादा हो गए हैं और प्रिंसिपल्ड कम हो गए हैं हम लोग, ठीक है, कि पहले सैद्धांतिक बातें करते थे, अब थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड हो गए, जहाँ फायदा दिखा वहीं घूम गए, ठीक है। और ऐसा ऐसा हमने नाटो ने के दौरान भी किया था। नाटो जब यूएसए ने जब जो है काफ़ी सारे जो है रूल रेगुलेशंस के अधीन रखा था यूएसएसआर को, रसिया को, सॉरी, ठीक है, तो वहाँ भी हमने ये बोला था कि हम जो है इंपोर्ट करेंगे वहाँ से ऑयल, रसिया से, और इसके लिए आप हमें जो है रोक नहीं सकते हैं। तो जहाँ से हमें फ़ायदा दिख रहा है अभी पिछले कुछ सालों से, हम वहीं चले जाते हैं, ठीक है। साथ के साथ हम एक बैलेंसिंग एक्ट का काम करते हैं कि दूसरी पार्टी भी ना रुस्से, ठीक है। तो बेशक इस एक आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर, वॉर के अंदर जो है सैंक्शंस लगे हों, यूएसए ने किसी के ऊपर सैंक्शन डाल दिए हों, और फिर भी हमने बेधड़क उन कंट्रीज़ के साथ अपना व्यापार जारी रखा है, ये बोल के कि हम किसी के साथ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, जहाँ हमारा काम चलेगा वहाँ हम जाएंगे, क्योंकि हमारे लोग हमारे लिए पहले हैं, ठीक है। इसकी कहीं तारीफ भी होती है तो आलोचना भी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। और दरअसल हम फ़लस्तीन का जो मुद्दा है उसको एड्रेस करने के लिए दो तीन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी, उनका सहारा लेते हैं, जिसमें से एक तो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, दूसरा नॉन अलाइंड मूवमेंट, हम बोल देते हैं कि गुट निरपेक्ष हैं हम तो भाई, ठीक है, और तीसरा जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन टू यूज नेगोशिएशंस, ठीक है। ये जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर या वर्ल्ड के अंदर किसी भी के अंदर इस्लाम के ऊपर जब कोई बात आती है तो ये लीड करती है उस मुद्दे को, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया सारा, क्रिटिसिज्म क्या था, फिलहाल का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है, और पीछे का हिस्टोरिकल स्टांस हमारा क्या रहा है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर दो चार चीज़ें हैं सीखने वाली, जो टर्म्स हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। जैसे यहाँ रिकॉग्नाइज जो है वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कई वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं कि नोटिफाई, ठीक है, रेटिफाई और रिकॉग्नाइज, ठीक है। ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। नोटिफाई मतलब कि हाँ नोटिस में आ गई है चीजें, ठीक है। रिकॉग्नाइज मतलब उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन लीगल बाइंड नहीं है हम किसी ट्रीटी से। रेटिफाई में क्या है कि हम लीगली बाइंड हैं, ठीक है। एक नोटिफाई, रेटिफाई और रिकॉग्नाइज, ये इनमें ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और भी कई ऐसे वर्डिंग्स हैं, जैसे जैसे न्यूज के अंदर आती जाएंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड ए मेजर स्कीम टू स्ट्रेंथन साइंटिफिक रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। अब रिसेंटली मैंने इसी के अंदर कॉफ़ी बोर्ड के अंदर ही बताया था कि वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। अब जो CSIR है आपका, और जो DSIR है, DSIR मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और जो CSIR है वो आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। वो दोनों मिलके एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसके तहत ऐसे ऐसे लोगों की तादाद को बढ़ाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि
जहां भी आपको ये वर्ड देखने को मिले, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो वहां पे हर एंटिटी को इंक्लूड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, वैसे नियम कानून कायदों को, और लोगों को, जो स्किलफुल लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का की बात चल रही है। तो ये स्कीम जो है हमारे 15वें फाइनेंस कमीशन साइकिल के अंदर आता है, जो कि कब से कब तक है, 2021-22 से 25-26 तक। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई पूछ ले 15वां फाइनेंस कमीशन की जो ड्यूरेशन है वो कौन सी है, तो 21-22 से 25-26 तक। ठीक है, ओवरव्यू क्या है इसका स्कीम का? ये एक तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम है, ठीक है, जो कि रिसर्च के ऊपर ध्यान देगी, और इसके अंदर देश के अंदर नेशनल लेबोरेटरीज वगैरह, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और जो एमिनेंस यूनिवर्सिटीज का को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, जो नए जो यंग रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको अलग अलग जो मैं क्या फेलोशिप देके उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाएगा कि वो काम में लगे रहें। ठीक है, स्पेशली जो किस फील्ड से हैं, स्टेम से। एक स्टेम था, ये स्टेम है, यहाँ डबल एम है, बस उसमें फर्क इतना है कि बाकी सारा कुछ सेम है। जैसे मैंने स्टेम में बताया था, एक एम मेडिकल के लिए और जुड़ गया है यहाँ पे। ठीक है, बस इसके की कंपोनेंट क्या है कि इसके अंडर 4 जो है सब स्कीम्स हैं भाई। पहली, डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल के लिए जो फेलोशिप का जो है वो प्रावधान किया गया है। सेकंड क्या है, एक्स्ट्रामुरल रिसर्च और एमेरिचस साइंटिस्ट। एक्स्ट्रामुरल रिसर्च मतलब बियॉन्ड द बाउंड्रीज, मतलब हर कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, इतनी रिसर्च करो आप। एमेरिचस साइंटिस्ट मतलब जो अपने फील्ड में एक तरीके से ऑफिशियली तो काम रिटायर हो चुके हैं अगर वैसे देखा जाए तो, लेकिन काम पे लगे हुए हैं अब भी। ठीक है, और भटनागर फेलोशिप प्रोग्राम को इनिशिएटिव करना। ठीक है, तीसरा क्या है, जो साइंटिफिक एक्सीलेंस को जो है उसको अवार्ड देना, उसको रिकॉग्नाइज करना। फोर्थ वन जो है, ट्रेवल एंड सी टू फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन नेशनली एंड इंटरनेशनली। जो बाहर की भी ऐसी ऐसी एमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई भी लेबोरेटरीज हैं, उनके साथ हम कोलैबोरेट करते रहें और जो स्किल्स हैं उनका आदान प्रदान चलता रहे। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया की साइंटिफिक लैंडस्केप के ऊपर? ऑब्वियसली अगर लोग स्किलफुल होंगे तो ये दिक्कत, मतलब बात छेतन वाली बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप इतना कुछ कर रहे हो तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यूँ तो है नहीं कोई परमाणु बम बना के घर में फूंक देगा किसी ने। ठीक है, लेकिन वही बात है, थोड़ा स्मार्ट दिखने के लिए ये चीज़ें ऐड ऑन कर दी जाती हैं। ठीक है, तो रिसेंटली इसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिला है वो हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है ग्लोबल रैंकिंग के अंदर, किसकी ग्लोबल रैंकिंग, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर इंप्रूव किया हमने, और हम 39th नंबर पे हैं 2024 की जो रैंकिंग है इनोवेशन रैंकिंग इंडेक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ देखें, ये CSIR का लोगो है, इसे भी अपने घर लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है, इंडिया मार्क्स 25 ईयर सिंस इट्स फर्स्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2000। दरअसल ये न्यूज़ थोड़ी सी एक डिस्कशन ओरिएंटेड ज़्यादा है कि हमें 25 साल हो गए म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाए हुए, लेकिन आज भी हालात कैसे हैं वो हम देख ही रहे हैं अपने आसपास भी देखेंगे आप। जो जितनी भी या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह हैं, या जैसे दिल्ली गुड़गांव हो गया, ठीक है, बेंगलोर वगैरह हो गया, यहाँ इतने बुरे हालात हैं कि कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट का कोई रूल रेगुलेशन पेपर के अंदर तो है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। तो उसके ऊपर हमने यहाँ थोड़ा प्रकाश डाला है कि 25 साल के बावजूद भी हमारे क्या हाल हैं, ठीक है, और क्या चैलेंजेस हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो
मैंने आपको बता दिया 25 साल में रूल तो हमने खूब बनाए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं उन चीज़ों का। ठीक है। और चैलेंजेस क्या क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए कि एक तो गवर्नेंस पुअर है, ऊपर से पुअर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, और लो पब्लिक ट्रस्ट भी है। अब पब्लिक ट्रस्ट क्या, पब्लिक कुछ तो पब्लिक का दायित्व भी बनता है। लोग, हमारे देश में ये भी समस्या है कि अधिकारों के लिए लोग सड़कों पे आ जाते हैं, और बहुत ही तुच्छ अधिकारों के लिए। ठीक है। मतलब आपको जहां एथिकली भी आपको पता है कि यू आर रॉन्ग, बट यू आर फाइटिंग विद द सिस्टम, भाई हमारा ये अधिकार है ये बोल के। लेकिन कभी लोग ये नहीं बोलते कि हमारा ये दायित्व भी है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखी हैं, लेकिन हम वहां कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। ठीक है। अगर ठीक है सरकार नाकामयाब है, रूल रेगुलेशन वगैरह बना दिए, तो एटलीस्ट हम लोग तो इतना कर ही सकते हैं कि जो खुद का खाया पिया बचा कुचा वेस्ट है उसको डिस्पोज तो अच्छे तरीके से कर ही सकते हैं। और चलो मान लिया कि हर जगह जो है कूड़ेदान नहीं रखे गए, वो इनकी कमी है, लेकिन जहां रखा गया है और हम उसके अंदर नहीं डाल रहे, वो किसकी कमी है, उसको एड्रेस करना भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है। पीछे सिविक सेंस के ऊपर काफी डिबेट चली थी कि इंडियंस को कितनी सिविक सेंस है, इसलिए हम बार बेइज्जत होते हैं। ठीक है। सोर्स सेग्रीगेशन मिथ वर्सेस रियलिटी, हमने ऐसी ऐसी चीजें बना दी कि ठीक है भाई जो गीला कचरा है वो इस डब्बे में डाल लेंगे, जो मेडिकल से रिलेटेड है, जो वो इस मेडिकल वेस्ट है वो इसमें डाल लेंगे, सूखा कचरा इसमें डाल लेंगे। ठीक है। ग्रीन जो सब्जी वगैरह है वो इसमें डाल लेंगे, रंग बिरंगे डब्बे तो बना दिए हमने, लेकिन इतना मामला छोड़ दो, वो डब्बे में कौन गेड़दा। ठीक है। मैंने अभी बताया मिथ वर्सेस रियलिटी यही है इसकी, कि हमने सेग्रीगेशन जो है उसको मैंडेट तो कर दिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है। सिस्टमैटिक इशू और डाटा डेफिशिएंसी, हमारे डाटा बड़े क्लीन मिलेंगे आपको, ये जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, लेकिन जब ग्राउंड पे जाके देखेंगे आप, तो वो डाटा जो है झूठे लगने लग जाते हैं आपको। बस यही है, क्योंकि जो जितने भी सरकारी बाबू बैठे हैं उनको डाटा मेंटेन करने के लिए बोला जाता है, तो वो गादर चिट्ठा हुए थाप कर छोड़ दे कि भी दिखाना है तो है। ठीक है। जब देश केवल कागजों में चलता है, रियलिटी पे नहीं चलता, तो ऐसी ऐसी विडंबना, ऐसी ऐसी समस्याएं देखने को मिल ही जाती है अक्सर। ठीक है। उसके बाद क्या है, फेज्ड एंड लोकलाइज्ड अप्रोच टू वेस्ट मैनेजमेंट। वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रेटेजीज फेल इन इंडिया डाइवर्स अर्बन कॉन्टेक्स्ट। हम क्या है कि एक ही डंडे से सबको हाँकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। हमारे वहाँ जो है इंदौर जैसे शहर भी मिल जाएंगे जि, जिसको वर्ल्ड ने रिकग्नाइज किया सफाई के अंदर, और हमारे यहाँ गुड़गांव जैसे शहर भी मिल जाएंगे जो कि एक अर्बन एरिया तो है। ठीक है। पेरिस से कंपेयर कर देते हैं, लेकिन सफाई के मामले में हाल बेहाल है। लेकिन इन दोनों के ऊपर हम सेम जो है रूल रेगुलेशन थोप देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो एरिया वाइज है वहाँ का जो लोकल माइंडसेट है, ठीक है, वहाँ की लोकल जो प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर एरिया के लिए पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए। चलो भाई, अगली न्यूज। आयुशियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी के अंदर जो हुई थी, उसने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसके अंदर इंडिया की फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पाक बे, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, उसको एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रूप में एक्सेप्ट किया है। ये यहाँ पे ये पाक बे है। ठीक है। जैसे बे ऑफ बंगाल है, वह लाइकवाइज पाक बे है। ठीक है। ये पाक स्ट्रेट है, जो जो स्टेट मतलब दो लैंड को अलग कर रही है, श्रीलंका और इंडिया को। ठीक है। और ये है जो वो दुगोंग की बात कर रहे हैं, इसको सीकाओ भी बोलते हैं। ठीक है। इसको सीकाओ भी बोलते हैं। तो इनका जो डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसको
रिकॉग्नाइज करने के लिए रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है। किसने? आयुशियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में जो हुई थी अबू धाबी के अंदर, उसने। ठीक है। इंडिया ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है, दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, नोटिफाइड इन, ये देखिए यहाँ पे नोटिफाइड वर्ड आ गया है। ठीक है, मैंने बताया था नोटिफाइड, रेटिफाइड, रिकॉग्नाइज। ठीक है, और एक सिग्नेटरी भी होता है। सिग्नेटरी मतलब होता है कि मान लो हमारी कंट्री किसी ट्रीटी के ऊपर बोल दिया, ट्रीटी के रिगार्डिंग बोल दिया जाता है कि इंडिया इज ए सिग्नेटरी कंट्री, तो सिग्नेटरी मतलब हमने उसको नोटिफाई तो कर रखा है, साइन तो कर रखे हैं, लेकिन रेटिफाई नहीं किया अभी तक, मतलब हम लीगली बाउंड नहीं है उस चीज़ से। ठीक है, तो लाइक वाइज यहाँ नोटिफाई कर लिया था 2022 के अंदर। ठीक है, किसके अंडर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 एक्ट के अंडर। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज भी कर लिया है भाई आईयूसीएन ने। ठीक है, और ये एक तरीके से मेरीन बायोडाइवर्सिटी के ख्याल से बड़ी अच्छी खबर है। ठीक है, अब अगर बात आ जाए तो ये बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है? लोकेटेड इन थंजावुर एंड पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, और हार्बरिंग कितनी हेक्टेयर है? ये 12,250 हेक्टेयर ऑफ सी ग्रास मीडोज। ठीक है, फीचर्स क्या है इस स्पीसीज के, इसके बायोडाइवर्सिटी रिजर्व के? कि एक तो ये प्रोटेक्ट करती है किसको? दुगोंग दुगोन सी काउज को। ठीक है, जो कि लिस्टेड है वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर। आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, आईयूसीएन के काफ़ी सारी लिस्ट है कि कोई स्पीसीज ख़त्म होने की कगार पे है, या ख़त्म हो चुकी है, या वल्नरेबल है कि ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उनकी अलग अलग लिस्ट होती है, और जो उनकी रेड लिस्ट है उसके अंदर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर इसको बेचारी शिकाओ को रखा गया। ये एक हर्बीवोरस जो है मैमल है। ठीक है, हर्बीवोरस मतलब जो शाकाहारी हो, कार्निवोर मतलब मांसाहार, ओमनिवोर मतलब सर्वाहार। ठीक है, फंस जे वो खा लिया, मनस हो वजूकर। ठीक है, और आपको पता ही है कि कार्निवोर के अंदर, कार्निवोर आपको याद रखना है तो कैनाइन टीथ से याद रख लेना, क्योंकि उसके उनके ज़्यादा थोड़े से वेल डिफाइंड कैनाइन टीथ होते हैं। कैनाइन नुकीले जो होते तो आदमी के अंदर भी है, 4 होते हैं कैनाइन। ठीक है, लेकिन शाकाहारी लोगों के अंदर या मैमल्स के अंदर जो है मोलर जो टीथ है वो ज़्यादा मिलेंगे। मोलर को आप मोरल से जोड़ सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसको उल्टा सीधा करोगे मोलर आ जाएगा। ठीक है, मोलर और परीमोलर। ठीक है, तो वो टीथ ज़्यादा होते हैं जो चबाने के, घिसने के काम आते हैं। अब साइंटिफिक नेम जो है इसका सी काव का वो है दुगोंग दुगोन। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता ही दिया। और इन इंडिया ये कहाँ मेनली मिलती है? पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि वहीं नीचे है, गल्फ ऑफ मन्नार, और अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, और गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर। ठीक है, जो गुजरात के अंदर है। चलो जी, नेक्स्ट वन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एक सर्वे हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। ठीक है, और ये 80वां राउंड था नेशनल सैंपल सर्वे का, जिसके अंदर हमें ये देखने को मिला है कि जो ड्रॉप आउट रेट हैं बच्चों के स्कूल के अंदर से, वो लगभग आधे हो गए हैं। ठीक है, यानी इम्प्रूवमेंट हुई है। जो ड्रॉप आउट डिक्लाइन है वो सेकेंडरी लेवल पे भी देखने को मिला है, मिडिल लेवल पे भी देखने को मिला है, और प्रिपरेटरी लेवल पे भी देखने को मिला है भाई। ठीक है, दरअसल इस चीज़ का श्रेय हम किस चीज़ को दे रहे हैं? कि एक तो समग्र शिक्षा अभियान को, दूसरा मिड डे मील को, मिड डे मील जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर दी जाती है, तीसरा जो है स्कॉलरशिप वगैरह को, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि उसको इसका श्रेय जाता है भाई। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी चैलेंजेस क्या हैं? कि शिक्षा की अफोर्डेबिलिटी
कितनी महंगी हो गई है ये बताया गया है यहाँ, कि अगर कोई सरकारी स्कूल गांव के अंदर है तो उसकी सालाना जो फीस है 2639 है एवरेज, और अर्बन के अंदर है कोई गवर्नमेंट स्कूल तो उसकी 4128 रुपये। वहीं अगर देखा जाए प्राइवेट स्कूल की जो फीस है गांव के अंदर भी लगभग 20,000 रुपये है, और शहर के अंदर तो 31,000 से शुरू हो जाती है। ठीक है, ये कुछ ग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन है यहाँ जो ड्रॉप आउट रेट्स का हर लेवल पे, तीनों लेवल पे 23 और 25 के मुकाबले, 22-23 से 24-25 के मुकाबले हाँ इंप्रूवमेंट आप देख सकते हो, ग्राफिकल आपको दिखा रखा है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है कि हम एक यूनिवर्सल जो है स्कूलिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए। इसमें कुछ न्यूज़ ऐसी थी जो कि करंट सिनेरियो जो है उनके ऊपर प्रकाश डालना था, कुछ न्यूज़ आपकी डायरेक्ट जो स्टैटिक जीके को इम्प्रूव करने के लिए थी। अगर कुछ आपको मिस्टेक लगी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और इसी तरह आई थिंक क्लास को सपोर्ट करते रहिए। हम ऐसे ही आपके लिए ज्ञान से भरी क्लासेस लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।